अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सीर एकेडमी पर। और हम लोग बात कर रहे हैं इंसानों में अमल तनफ्फुस की बात हम कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले 2 लेक्चर हमारे 2 असबाक हो चुके हैं। पहले सबक में मैंने आपको एक तारुफी खाका पेश किया था कि अमल तनफ्फुस जो अमल होता है उसको किस तरह से हम उसकी तारीफ करते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं उसको। फिर मैंने वहां पर आपको बताया था कि अमल तनफ्फुस हमारे जिस्म में या सारे जानदारों के जिस्म में क्यों जरूरी है। तो उसमें हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाती है उसके जरिए हमारे जिस्म के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, एक तोड़ने का अमल होता है। क्या तोड़ने का अमल होता है? तो ग्लूकोज का तोड़ना होता है और वहां से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं उस काम को अंजाम देने के लिए तवानाई की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत होती है। फिर हमने कहा था कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उसको जिस्म से निकालना भी जरूरी होता है क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक। तो उस वक्त हमने कहा था कि जो ब्रीथिंग होता है या जो अमल तनफ्फुस का अमल होता है उस प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसकी तारीफ करते हैं। तो जब हम तसलसल के साथ मुसलसिल ऑक्सीजन हमारे जिस्म में सप्लाई करते हैं, मुहैया करते हैं, और जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मुसलसिल हमारे जिस्म से बाहर खारिज करते हैं, तब हम उस अमल को क्या कहते हैं? अमल तनफ्फुस। फिर उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में आपको ये बताया था कि ये जो अमल तनफ्फुस अंजाम देने वाले आज़ा है, जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन अलग अलग जानदारों में अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ होते हैं। और ये जो फर्क है या जो इख्तलाफ है, जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंस है, उसकी वजह बताया था। 2 वजह है। एक तो उनके रहने की जगह, उनका मस्कन, उनका हैबिटेट। दूसरा मैंने बताया था उनके जिस्म के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस दर्जे, किस सतह का उनके जिस्म के अंदर क्या है? लेवल है, अरेंजमेंट है, और आज़ा का उनके आज़ा बने हुए। तो ये हमने 2 लेक्चर में देखा। आज हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इंसानी निज़ाम अमल तनफ्फुस। तो इंसानों में ये जो अमल तनफ्फुस है ये कैसा होता है, इसको हम समझने वाले हैं ना। एक और चीज समझ लीजिए कि अभी तक जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी असबाक है, आपने एक खास बात वहां पर महसूस की होगी। वो खास बात क्या है? इससे पहले भी मैंने ये बात बताया है, दोबारा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, उन्होंने अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अभी अभी वो देख रहे हैं, फिर अभी अभी वो पढ़ने के शौकीन हुए, अभी मालूम हुआ उनको कि नीट का जो एग्जाम होता है वो उर्दू जबान में भी दिया जा सकता है। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि ये बहुत आसान है हमारे लिए पढ़ना। उसकी 2 वजह क्या है कि यहाँ पर आप जितने भी अल्फाज देखेंगे ना, इन अल्फाज में कुछ अल्फाज इंग्लिश वाले हैं, अंग्रेजी वाले हैं। वो अंग्रेजी वाले अल्फाज को उर्दू के पैरान में डाला हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ जो लैंग्वेज है वो उर्दूविश है। उर्दूविश मतलब उर्दू प्लस इंग्लिश। तो आपको वर्ड तो इंग्लिश का ही लेकिन उर्दू में, जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे करते हैं, तो इसी तरह का मामला यहाँ पर है। तो डरने की कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर इन असबाक की प्रैक्टिस कर सकते हैं और नीट एग्जाम में उर्दू जबान से आप एग्जाम को अच्छे से हल कर सकते हैं, अच्छे मार्क ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। अक्सर होता ये कि 2 साल का अर्सा होता है 11वीं और 12वीं। उस 11वीं और 12वीं में आपके लिए दिक्कत ये होती है कि स्कूल से आप कॉलेज की लाइफ में आते हैं, वहां पर एडजस्टमेंट। स्कूल से आने के बाद आपके पास यू टर्न होता है, जिंदगी का बहुत बड़ा टर्न नहीं है, तो इसको समझने में आपके 2 साल चले जाते हैं। फिर कुछ तो नए बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह मैं इस पे कभी और बात करूंगा। सिर्फ मेरे को यहाँ समझाना यह है कि उर्दू में नीट एग्जाम देना आप लोगों के लिए बहुत आसान है अगर हम मेहनत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत करने वाले हैं। हमने ये डिसाइड किया हुआ है, हमने ये डिटरमाइन किया हुआ है, और इंशाल्लाह हम बहुत स्ट्रांगली और बहुत फोकस होके, बहुत तवज्जो के साथ मेहनत करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, मैं इस टॉपिक को पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा देता हूं, फिर हम उसको इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। क्या है ये? तो सबसे पहले ये कि इंसानों में क्या होता है? इंसानों में होता है अमल तनफ्फुस। इसी अमल तनफ्फुस के लिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इसको क्या कहते हैं? हम रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको?
रेस्पिरेशन, और इसके लिए दूसरा जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रीथिंग। दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रीथिंग। अब बच्चों मेरे को आपको जो चीज समझाना है वो ये है कि इंसानों के अंदर जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। आपको मालूम है कि हमारा जो जिस्म है, कंसीडर करिए कि ये कोई इंसान है और ये इंसान का जिस्म है, ठीक है, और यहां से उसकी नोज, उसकी नाक स्टार्ट हो रही है और ये नाक का पिछला हिस्सा है, ठीक है। इस तरह से उसके जिस्म के अंदर ये आज़ा है, ठीक है। यहां पर एक और चीज को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये माउथ है और ये माउथ की कैविटी है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा जिस्म का आज़ा है। यहां से आगे चल के वो इस तरह से ये जिस्म के आज़ा यहां से इस तरह से वो बनेंगे, ठीक है। नाउ एक और चीज कि यहां पर इनके जिस्म में क्या है, ठीक है, ये है लंग्स। नाउ तो इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन से आज़ा होते हैं? तो इंसानी जिस्म के अंदर सबसे पहला जो आज़ा है वो है ये नाक। तो ये जो नोज है, ये जो नाक है, इसकी ये जो स्पेस है इसको कहा जाता है नथने। याद आ रहा है आपको इसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम उसको? नथने। अब ये जो नथने हैं ये नथनों को कहा जाता है बैरूनी। क्या कहा जाता है इनको? बैरूनी नथने। और इन्हीं को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटर्नल, क्या कहा जाता है इसको? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या कहा जाता है इसको? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो हमारी नाक की शुरुआत कहां से हो रही है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद ये वाला जो एरिया है ये है नेजल, क्या है ये? नेजल चैम्बर, या इसको हम उर्दू में लिख सकते हैं नेजल खाना। क्या लिख सकते हैं हम उसको? नेजल खाना। तो ये होता है नेजल चैम्बर और नेजल खाना, यानी ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जिसको आप कहते हैं बैरूनी नथने। उसके बाद अंदर जब जाएंगे तो अंदर जाने के बाद ये वाला जो स्पेस है ये कौन है? नेजल चैम्बर या नेजल खाना। फिर ये नेजल खाने से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेजल खाने से आगे बढ़ने के बाद एक और यहां पर एक और स्पेस है, एक और नथना है। ये जो नथने हैं इन नथने को दूसरा नाम क्या है? इन नथने को बोला जाता है अंदरूनी नथने। क्या कहा जाता है इनको? अंदरूनी नथने। एक था बैरूनी नथने, उसके बाद था नेजल चैम्बर, उसके बाद क्या है? अंदरूनी नथने। हम बात कर रहे हैं इंसानों में अमले तनफ्फुस और अमले तनफ्फुस अंजाम देने वाले जो आज़ा है वो किस तरह से है। तो पहला उज़्व क्या था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जिसको हम क्या कहते हैं? बैरूनी नथने। उसके बाद क्या है? नेजल चैम्बर, नेजल खाना। उसके बाद क्या है? अंदरूनी नथने। ना अंदरूनी नथनों के बाद क्या होता है? अंदरूनी नथनों के बाद यहां पर ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहा जाता है इसको? फेरिंग्स। उर्दू में उसको हम इंग्लिश वाली उर्दू लिख रहे हैं। क्या है ये? फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, क्या काम करता है, किस तरह से काम अंजाम देता है, हम इसको आगे देखने वाले, ठीक है। तो पहला अज़्व क्या है? बैरूनी नथने। दूसरा अज़्व क्या है? नेजल चैम्बर। तीसरा अज़्व क्या है? अंदरूनी नथने। अब जो पार्ट आ गया वो क्या आ गया? फेरिंग्स। ये वाला हिस्सा है फेरिंग्स। अब इसके बाद इंसानों के अंदर फेरिंग्स के बाद एक और उज़्व होता है। उस उज़्व को यहां पर
यहां पर। अब ये कैसा होता है, क्या होता है, कैसा काम करता है, मैं उसको आगे समझाऊंगा, बट यहां समझ लीजिए, यहां पर अगर आप हाथ रखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर नीचे हो रहा है, जिसको आप दबाए तो आपको ठसका लगेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं इसको, लैरिंग्स। क्या कहते हैं उसको, लैरिंग्स। तो अब आपको याद रहना है, क्या क्या याद रखना है, कि बैरूनी यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानों का अमले तनफ्फुस के जो ऑर्गन है, जो आजा है। तो पहला है बैरूनी नथने, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, उसके बाद है नेजल चैम्बर, उसके बाद है अंदरूनी नथने। फिर ये अंदरूनी नथने कहां खुल रहे हैं, फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स कहां पर खुल रहा है, लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद यहां जो दूसरे अजू है, यहां ये वाला जो अजू है, ये वाले अजू को कहा जाता है ट्रेकिया। क्या कहा जाता है इसको, ट्रेकिया। मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को यहां से निकाल देता हूं ताकि हमको काम करने में आसानी हो, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, ट्रेकिया। क्या कहते हैं इसको, ट्रेकिया। इसी ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, बहुत आसान अल्फाज में हम अक्सर कहते हैं सांस की नाली। जो हमारा सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो सांस की नाली के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, तो उसको कहा जाता है ट्रेकिया। अब इस ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, ये ट्रेकिया के अंदर दो डिवीजन होते हैं। ये ट्रेकिया आगे चल के क्या होती है, तकसीम होती है। तो तकसीम होने के बाद ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया को क्या कहा जाता है, ये वाला, यानी ये डिवाइड हो गया इस तरह से, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दो अलग अलग रास्ते बन गए, हवा अंदर आएंगे, दो अलग अलग रास्तों से जाएगी। तो ये वाला है, इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है इसको, ब्रोंकाई। ठीक है, क्या कहा गया, ब्रोंकाई या ब्रोंकिया। और उसके बाद ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लंग्स। क्या कहते हैं इसको हम, लंग्स, या इसको हम क्या कहते हैं, फेफड़े। क्या कहते हैं हम इसको, फेफड़े। तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको सिंपल अंदाज में, बहुत आसान अंदाज में इस बात को याद रखना है कि हम इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंसानों के जो उज़्व है, जो अमले तनफ्फुस में काम करेंगे, वो कौन कौन से हो गए। तो वो हो गया बैरूनी नथना, उसके बाद हो गया नेजल चैम्बर, उसके बाद हो गया अंदरूनी नथना, या हम उसको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं उसको, इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद है ट्रेकिया यानी सांस की नाली, और फिर वो आगे जाके दो उसमें डिवाइड हो रही है, तकसीम हो रही है, तो उनको कहा जाता है ब्रोंकाई। और फिर ये ब्रोंकाई कहां पर जा रहा है, लंग्स, या उसको हम क्या कहते हैं, फेफड़े। क्या कहते हैं हम उसको, फेफड़े। एक और बहुत छोटा सा उज़्व है जो बहुत अहम है, उसको समझना है। अब ये जो लंग्स है, इस लंग्स के अंदर क्या होता है, तो इस लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई और छोटे छोटी ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती है, और छोटी छोटी ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है। ठीक है, और यहां पर तकसीम होने के बाद ये और छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया। तकसीम होने के बाद, मैं इसको बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तकसीम होने के बाद यहां पर बनता है एक थैली की तरह स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया, जो ब्रोंकाई है उसको और छोटे छोटे ट्यूब्स में, स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। इनके नाम क्या है,
तो इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जिसको आगे हमको समझना पड़ेगा। ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकाई है इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी ब्रोंकाई। जब ये आगे जाके और डिवाइड होता है तो इनको कहा जाता है सेकेंडरी। क्या कहा जाता है इनको? सेकेंडरी। तो मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्या कहा जाता है इसको? सेकेंडरी ब्रोंकाई। और जब ये आगे जाके और डिवाइड हो, जैसे ये आगे गया, ये एक है, ये सेकेंडरी, अब ये और डिवाइड हो गया, तो इनको कहा जाता है टर्शियरी। टर्शियरी को इस तरह से लिखा जाता है 3 और उसके सिर के ऊपर 0, तो ये कहा जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां लिख दिया टर्शियरी ब्रोंकाई। ना ये जो थैली के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो शक्ल आपको दिख रही है थैली की तरह, इस थैली की तरह जो शक्ल है उसको क्या कहते हैं? तो मैं इसमें से कुछ चीजों को हज़फ कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये जो थैली की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एल्वियोलाई। याद रहेगा, इसको क्या कहा जाता है? अल्वियोलाई। तो अब आपको इंसान के अंदर जो अमल तनफ्फुस अंजाम देने वाले आज़ा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है आपके समझ में आया होगा। तो आपको क्या समझना है? आपको इस बात को समझना है कि यहाँ पर जो अमल तनफ्फुस अंजाम देने वाले जो आज़ा है, उन आज़ा के अंदर मैं जो कोशिश कर रहा हूं वो कोशिश थोड़ी सी मुश्किल जा रही है। जो चीज मैं करना चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा, ठीक है, ओके, हम उसको बाद में देख लेंगे। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अमल तनफ्फुस अंजाम देने वाले आज़ा है वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको दोबारा यहाँ लिखा रहा हूं। पहला याद रखना है कि पहला जो अज़ू है, अमल तनफ्फुस अंजाम देने वाले जो पहले अज़ू है, तो उसमें है नॉस्ट्रिल। कौन है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल किसको कहते हैं? तो नॉस्ट्रिल हम कहते हैं नथने। क्या कहते हैं उनको? नथने। ये नथनों को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है? 2। एक है जिसको हम कहते हैं इंटरनल, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। जो इंटरनल है उनको हम क्या कहते हैं? अंदरूनी। अंदरूनी। और जो है उनको एक्सटर्नल है, जो उनको क्या कहते हैं? बैरूनी। तो नॉस्ट्रिल यानी पहला वाला जो हमारा हिस्सा है अमल तनफ्फुस अंजाम देने वाले जो आज़ा है, उसमें क्या है? नॉस्ट्रिल, जिसको क्या कहते हैं? नथने। नथने 2 टाइप के हैं, इंटरनल यानी अंदरूनी, एक्सटर्नल यानी बैरूनी। उसके बाद ये जो नॉस्ट्रिल है, उसके बाद जो पार्ट है वो क्या है? नेजल चैम्बर। क्या है वो? नेजल चैम्बर, जिसको क्या कहा जाता है? नेजल खाना। और इसको आसान करने के लिए हम कह सकते हैं नाक का खाना, ठीक है। याद रखने के लिए मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, नहीं तो एनसीईआरटी ने उसको क्या लिखा हुआ है? नेजल चैम्बर, उर्दू में भी। तो यहां रखना है नेजल चैम्बर या नाक का खाना। फिर तीसरा जो पार्ट है वो कौन है? वो है फेरिंग्स। वो क्या है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है उसको कहा जाता है लैरिंग्स। क्या कहा जाता है इनको? लैरिंग्स। तो याद रखना है नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। अब इन पार्ट्स के बाद, ठीक है, ये हो गए 4। अब 4 के बाद जो 5वां उज़ू है, 5वां पार्ट, लैरिंग्स के बाद कौन था? लैरिंग्स के बाद था ट्रेकिया, जिसको मैंने क्या लिखाया था? सांस की नाली।
ठीक है। ट्रैकिया के बाद हमने कहा कि जो ट्रैकिया ट्यूब आ रही है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, तकसीम हो जाती है। तो तकसीम होने के बाद वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी ब्रोंकाई। क्या बनाएगी, ब्रोंकाई। ठीक है। उर्दू में शायद मैंने वहां पर ब्रोंकिया लिखा था, तो याद रखना यह क्या है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद जो आखिरी पार्ट है वो है क्या है, हमारे लंग्स, जिनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, फेफड़े। तो बहुत आसान अल्फाज में आपको याद रखना है कि ये सारे पार्ट हमारे अमले तनफ्फुस के आज़ा है। अब इनको 1 बाय 1 में एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा हुआ है उससे समझाऊंगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अब ये बहुत आसान जाएगा समझने में। तो वो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, उन दोनों के लिए ये बहुत आसान रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो हम बात करते हैं अब ठीक है ना। अब हम उर्दू में इसकी बात कर रहे हैं कि उर्दू में यहां पर क्या लिखा हुआ है ना। बच्चों आपने देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंसानी निजाम तनफ्फुस। तो यहां देखिए इंसानी निजाम नफ्स हो गया। तो याद रखना है कि यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था इंसानी अमले क्या होना चाहिए था, इंसानी अमले तनफ्फुस यहां होना चाहिए था। लेकिन शायद यहां पर थोड़ा सा उर्दू में लिखने में क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहां पर याद रखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, हमारे जिस्म में एक जोड़ी, क्या लिखा हुआ है, हमारे जिस्म में एक जोड़ी बैरूनी नथने, है ना। मैंने बताया ना आपको कि क्या होता है, बैरूनी नथने मौजूद होते हैं जो बालाई होठ के ऊपर खुलते हैं। तो हमारे जो बैरूनी नथने वो कहां खुल रहे हैं, जो ऊपर वाली होठ है उसके ऊपर, जो अपर लिप्स है, अपर लिप्स मतलब बालाई होठ, अपर लिप्स के ऊपर ये क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बालाई होठ के ऊपर खुल रहे हैं। ये नेजल पैसेज, याद आ रहा है आपको, नेजल पैसेज मैंने लिखा है, नेजल चैम्बर। तो नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर, यानी नेजल चैम्बर आपको बताया था मैंने, नेजल खाना। तो मैंने लिखाया था कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, नेजल चैम्बर लिखा हुआ है, नेजल खाना लिखा हुआ है, जिसको मैंने कहा था नाक का खाना। तो क्या हुआ, बैरूनी नथने, फिर नेजल पैसेज, और कहां खुल रहा है वो, नेजल चैम्बर। और नेजल चैम्बर कहां पर जाता है, नैरोफेरिंग। नेजल चैम्बर है वो कहां खुलता है, फेरिंग्स। अब यहां जो फेरिंग्स है उसका नाम क्या है, नेजोफेरिंग्स। उसको मैं आगे और क्लियर करने वाला हूं, उसको और मैं और डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो नेजल चैम्बर कहां जाके खुलता है, नेजोफेरिंग्स में, जो फेरिंग्स का एक हिस्सा है। तो फेरिंग्स के हम पढ़ेंगे कि 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, मैं अब इसको सिंपल कर रहा हूं कि ये है आपकी, ये क्या है आपकी नाक, और इस नाक के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये है नेजल चैम्बर, और ये जाके कहां पर ओपन हो रहा है, फेरिंग्स, है ना, मैंने बताया आपको। ठीक है। और यहां पर आपको याद होगा मैंने कहा कि इंटरनल नॉस्ट्रिल होती है। तो ये जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल चूंकि फेरिंग्स में खुल रही है, तो यहां जो पार्ट है उसको कहा जाता है नेजो, उसको क्या कहा जाता है, नेजो, उसको यहां क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, नेजोफेरिंग, यानी नॉस्ट्रिल से करीब जो फेरिंग्स का हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, नेजोफेरिंग्स। तो हम ये कहते हैं कि नेजल चैम्बर, फिर नेजल चैम्बर कहां ओपन होता है, नेजल चैम्बर आगे कहां खुल रहा है, फेरिंग्स में, कौन से वाले पार्ट में, जिसको क्या कहा जाता है, नेजोफेरिंग्स। ना यहां पर देखिए फेरिंग्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, फेरिंग्स की यहां पर तारीफ लिखी हुई है। फेरिंग्स की तारीफ यहां पर क्या है, फेरिंग्स की तारीफ देखिए यहां पर, फेरिंग्स ग़िज़ा और हवा का मुश्तरका रास्ता है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स ये ग़िज़ा और हवा का क्या है, मुश्तरका रास्ता। मुश्तरका मतलब कॉमन,
दोनों के लिए एक ही रास्ता है, तो दोनों के लिए ये क्या है कि ये क्या है, ये ग़िज़ा और हवा, इन दोनों का क्या है, ग़िज़ा और हवा का ये क्या है, मुश्तरका रास्ता। तो फेरिंग्स के मामले में याद रखना है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन वे फॉर फूड एंड एयर। हवा और पानी इन दोनों का एक ही रास्ता, हवा और फूड इनका एक ही रास्ता या मुश्तरका रास्ता, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फेरिंग्स, याद रखना है। नाउ जो नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, वो नेजोफेरिंग्स कहा जाएंगी लैरिंग्स। नेजोफेरिंग्स है ना, मैंने बताया कि फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे कौन सा हिस्सा होता है, लैरिंग्स। फेरिंग्स का कौन सा पार्ट है, तो हमने कहा कि फेरिंग्स में भी बहुत सारे पार्ट है, तो उसमें से एक पार्ट हमने क्या कहा, नेजोफेरिंग्स, और ये नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट कहा जाके ओपन हो रहा है लैरिंग्स। लैरिंग्स से ग्लोटिस। अब एक और बात जिसको हमको समझना है वो क्या है कि यहां पर जो नेजोफेरिंग्स है, जो लैरिंग्स है, यानी फेरिंग्स के बाद वाला पार्ट कौन सा आता है, लैरिंग्स। तो उस लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, ये लैरिंग्स यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो लैरिंग्स का ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है ग्लोटिस। क्या कहा जाता है इसको, ग्लोटिस कहते हैं, ग्लोटिस। क्या कहते हैं इसको, ग्लोटिस। तो जो होल है, जो रास्ता है, उसको क्या कहा जाता है, ग्लोटिस। तो नेजोफेरिंग्स लैरिंग्स के ग्लोटिस से होते हुए ट्रैकिया, है ना, याद आ रहा है आपको, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने जो आपको वहां समझाया, जिसको क्या कहते हैं हम, ट्रैकिया। तो क्या हो रहा है, ये कहां जाके ओपन हो रहा है, कहां हो रहा है, ट्रैकिया में खुलता है। लैरिंग्स एक मुरमुरी हड्डियों से बना हुआ। अब ये लैरिंग्स क्या है, तो कहा जाता है कि ये जो लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स किससे बना हुआ है, तो लैरिंग्स ये बना हुआ है ठीक है। अब यहां पर मैं इसको और आपको समझा देता हूं और अच्छे से, कि हम ये कहते हैं कि ये हमारा हमने क्या कहा कि ये नाक का हिस्सा है, उसके बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स आगे चल के क्या होगी, लैरिंग्स, यानी यहां लैरिंग्स है और आगे चल के क्या है, ट्रैकिया। ठीक है। जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाते वक्त यहां पर क्या होगा, खाना खाते वक्त ये होगा कि यहां से एयर आ रही है, यहां से कौन आ रही है, एयर आ रही है, हवा आ रही है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या होगा, माउथ होगा, यहां पर क्या होगा, हमारे पास माउथ का पार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, माउथ है, यानी आपका मुंह है, और इस मुंह के जरिए यहां से क्या आएगी, ग़िज़ा। अब होगा क्या, होगा ये कि ग़िज़ा और हवा दोनों भी एक ही रास्ते से जाएंगे। अगर ग़िज़ा भी जाना चाहे और हवा भी जाना चाहे और दोनों जाके अटक जाए तो क्या होगा, अक्सर आपने देखा है कि ठसका लगता है, जोर के हमको ठसका लगता है, तो हम कहते हैं कि कोई याद कर रहा है ना, इसी तरह से। लेकिन फिर क्या होता है कि पानी पिला देते तो वो खाना चला जाता है अंदर। तो होता क्या है कि ये जो लैरिंग्स है, ये जो कॉमन पैसेज है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लैरिंग्स, यहां पर इसकी जो ओपनिंग है, जिसको मैंने क्या कहा, ग्लोटिस, याद आ रहा है आपको, हमने क्या कहा उसको, ग्लोटिस। ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे यहां से खाना जाएगा तो ये खाना लैरिंग्स को पास करने की कोशिश करेगा, लेकिन हवा को भी यहां से जाना है, तो हवा को यहां से जाना है, ये यहां से हवा जाना है, तो ये जो ग्लोटिस है, इस ग्लोटिस को आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ना। अब हम उसको बाद में देखेंगे, उससे पहले ये कि ये लैरिंग्स बना हुआ कैसे है। तो ये जो लैरिंग्स है ये बना हुआ है मरमरी हड्डियों से। किससे बना हुआ है, मरमरी हड्डियों से। मरमरी हड्डियों का मतलब होता है कार्टिलेज। मरमरी हड्डियों का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। तो हमारे पास कैसी है, दो तरह की हमारे पास जो जिस्म है हमारा, उसमें एक जो है एक हमारे बॉडी के अंदर दो है, एक वो है हड्डियां जो हमारे बॉडी की सॉफ्ट हड्डियां है, यानी मुरमुरी हड्डियां है, या जो हम कहेंगे कि नरम हड्डियां है, और दूसरी हड्डियां है जो बहुत सॉलिड है, हार्ड है ना। तो मुरमुरी जो हड्डियां है, जिसको हम कहते हैं कुड़मुड़ी,
है ना। तो वो जो मुरमुरी हड्डियां है, उन हड्डियों का ये क्या बना हुआ है, ये एक डब्बा बना हुआ है। और ये जो डब्बा है, ये डब्बा क्या करता है, ये डब्बा आवाज पैदा करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये जो लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स के पास जो कार्टिलेज है, इन कार्टिलेज से यहाँ पर क्या बना हुआ है, डब्बा। और इस डब्बे को कहा जाता है आवाज पैदा करने वाला डब्बा, जिसको दूसरे अल्फाज में क्या कहा जाता है, सोबी बॉक्स, या उसी को क्या कहा जाता है, साउंड बॉक्स। क्या कहा जाता है इसको, साउंड बॉक्स। तो यहां पर याद रखना है कि हमने अभी ह्यूमन या इंसानी अमले तलफ़ुज़ के आज़ा में से सिर्फ कितने आज़ा की अभी तक बात की है, 4 आज़ा। पहला कौन है, पहला है नॉस्ट्रिल, जिसको हम कहते हैं बैरूनी नथरे। उसके बाद हमने कहा कि उसके बाद क्या होता है, नेज़ल चैम्बर। फिर उसके बाद हमने कहा फेरिंग्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा लैरिंग्स होते हैं। लैरिंग्स में हमने कहा कि मुरमुरी हड्डियों से बना हुआ एक डब्बा होता है, जिसका काम होता है आवाज को पैदा करना, जिसको हम क्या कहते हैं, सोबी बॉक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। तो ये इंसानी अमले तनफ़ुज़ अंजाम देने वाले कुछ आज़ा है। नाउ अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां पर एक और उज़्व है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमको समझना है, जिसको मैं अगेन बोर्ड के ऊपर आपको समझाता हूं, उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा था कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास जो आज़ा है, तो मैंने आपको पूरी डायग्राम बताया। अब उसमें से सिर्फ आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर में बता रहा हूं कि ये है नेज़ल चैम्बर, ये माउथ वाला पार्ट है, और ये कॉमन पासेज है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। क्या कहते हैं हम इस हिस्से को, लैरिंग्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, नहीं तो आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, ये जो लैरिंग्स है, इस लैरिंग से यहां से 2 रास्ते निकल रहे हैं। इस लैरिंग से यहां से क्या निकल रहे हैं, 2 रास्ते। यहां जो रास्ता है ये वाला, यानी ये लैरिंग्स वाला रास्ता, और दूसरा जो रास्ता जा रहा है वो दूसरा। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर जो पार्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। और इस फेरिंग्स में क्या होता है, इस फेरिंग्स में हवा भी आएगी, और इस फेरिंग्स में कौन आएगी, ग़िज़ा। हवा भी आएगी और ग़िज़ा। हवा नाक के जरिए आएगी, ग़िज़ा मुंह के जरिए आएगी, और वो दोनों भी यहां से जाने की कोशिश करेंगे। तो हवा का तो ये रास्ता है, यानी ये रास्ता मतलब कौन हो गया, ये हो गया ट्रैकिया। ये कौन हो गया, ट्रैकिया। ये हो गया ट्रैकिया। और ये जो दूसरा रास्ता है, ये रास्ता है ग़िज़ा का, जिसको हम आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हमारे निज़ाम। तो वहां आपने पढ़ा होगा कि इसको क्या कहा जाता है, एसोफेगस। उस वक्त मैंने वहां पर दिखाया हुआ है ग़िज़ा की नाली, याद आ रहा है किसी को, वहां पर मैंने दिखाया हुआ है एसोफेगस यानी ग़िज़ा की नाली। तो इसी तरह से ट्रैकिया, मैंने यहाँ पर ट्रैकिया की डेफिनेशन में भी लिखाया हुआ है। क्या लिखाया हुआ है, हवा की नाली, है ना, या नाक की नाली मैंने यहाँ लिखाया हुआ है। तो हवा की नाली है, और ये किसकी नाली है, ग़िज़ा की। लेकिन होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो ग़िज़ा हो सकता है कि यहां से जाने की कोशिश करे, तो इसलिए यहां से ग़िज़ा नहीं जाना, ग़िज़ा को यहां नहीं जाना चाहिए, तो ग़िज़ा को रोकना पड़ेगा। अब ग़िज़ा को रोकना है तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ढक्कन। क्या लगाना पड़ेगा उसको, ढक्कन। और यहां जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं उसको, एपिग्लॉटिस। अब भी पहले मैंने क्या कहा, यहां लैरिंग्स की ये जो ओपनिंग होती है, इस लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। याद आ रहा है आपको, जो लैरिंग्स है उसकी जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस क्या है, ये मुंह है किसका, लैरिंग्स का।
लैरिंग्स का ये मुंह है। अब इस मुंह के ऊपर क्या लगाना होता है, ढक्कन। मुंह है, उसके ऊपर लगाना है ढक्कन। तो ये है ग्लॉटिस और उसका जो ढक्कन है वो क्या हो गया, एपिग्लॉटिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आपको याद रखना है कि जब हमारे जिस्म के अंदर हवा और खाना दाखिल होते हैं तो खाने को खाने के पैसेज में, ग़िज़ा को ग़िज़ा की नाली में भेजना है, हवा को हवा की नाली में भेजना है। तो ग़िज़ा को ग़िज़ा की नाली में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, हवा की नाली को बंद करना पड़ेगा। और हवा की नाली को बंद करना मतलब हवा की नाली का जो मुंह है वो है ग्लॉटिस, और हवा की नाली के मुंह को बंद करने वाला जो ढक्कन है वो है एपिग्लॉटिस। याद रहेगा। तो अब एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, या ये पूछा जाता है कि एपिग्लॉटिस का काम क्या है। तो ये यहां याद रख लीजिए, जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस का जो काम है, एपिग्लॉटिस का जो काम है उसको याद रखिए। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम या इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है, ग़िज़ा को हवा की नाली में दाखिल होने से रोकना। क्या है, ग़िज़ा को हवा की नाली में दाखिल होने से रोकना, या आप उसको इंग्लिश में कहते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री of food into the larynx, है ना। हवा की नाली कौन है, हवा की नाली है ना जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। सॉरी, यहां पर क्या वर्ड आना चाहिए था, लैरिंग्स के बजाय यहां जो वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए ट्रैकिया। ठीक है, यहां लिख लीजिए, मैंने यहां गलती से लिख दिया था तो आप उसको सही कर लीजिए, क्या हो यहां पर, ट्रैकिया। ठीक है, तो ये बात को अब उस पैराग्राफ में हम समझने वाले हैं। तो बात समझ में आई। बात क्या हुई है कि इंसान के अमले तनफ्फुस में कौन कौन से अज़ा है, तो नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, लंग्स। फिर हमने कहा कि नॉस्ट्रिल के थ्रू हवा अंदर आएगी, नेजल चैम्बर में जाएंगी, फिर नेजोफेरिंग्स में जाएंगी, फिर लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स में जब हवा जाएगी तो उस वक्त लैरिंग्स में क्या क्या काम होंगे, तो लैरिंग्स में क्या काम होगा, लैरिंग्स में पहला काम ये होगा कि जो लैरिंग्स की ओपनिंग है, जो लैरिंग्स का मुंह है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रास्ता है वो रास्ता किसका है, हवा का। वहां पर खाना नहीं जाना चाहिए, तो उस रास्ते को बंद करना पड़ेगा, और उस रास्ते को बंद करने का काम कौन करेगा, एपिग्लॉटिस। तो जब भी हम खाना करते हैं, खाना खाते हैं, खाना निगलते हैं, उस वक्त लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, लैरिंग्स का जो मुंह है जिसको ग्लॉटिस कहते हैं, उसको बंद करना होता है, और उसको बंद करने वाला जो ढक्कन है उसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ये बहुत अहम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, वापस हम हमारे पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे को YouTube चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो ब्लॉग पे जाके ब्लॉग पे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो, या फिर आपके लिए थोड़ा आसान मुश्किल जा रहा है तो फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ है, फेसबुक पर भी मैं मौजूद हूँ, वहां पर भी आप कर सकते हैं। वहां नहीं तो इंस्टाग्राम पे मौजूद हो। तो मतलब आपके लिए सारे वो ऑनलाइन जराये मैंने बना के रखे हैं जहां से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है नाउ, अब वो जो बातें मैंने वहां पढ़ाई थी आपको, मैं उसको यहाँ और आसानी से क्या करता हूं, एक्सप्लेन कर लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। हमने क्या कहा कि ग़िज़ा को निगलने के वक्त, है ना, मैंने कहा ना ग़िज़ा को आप क्या करेंगे, निगलने। तो ग़िज़ा के निगलने के वक्त जो ग्लॉटिस है ना, बताया ना मैंने, ग्लॉटिस को एक लचकीली मुरमुरी हड्डी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या होना चाहिए था, लचकीली, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया, लचलीली हो गया। तो लचकीली मुरमुरी हड्डी, यानी वो जो एपिग्लॉटिस है, वो जो ढक्कन है, वो ढक्कन क्या है, वो ढक्कन भी एक मुरमुरी हड्डी है, यानी हड्डी का एक टाइप ही है।
ठीक है। वो हड्डी कौन सी है उसको याद रखना है कि उस हड्डी को हम क्या कहते हैं, लचकीली मुरमुरी हड्डी। तो उससे बना क्या होता है, ढक्कन ढक लेता है, और उस ढक्कन को क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस। उस ढक्कन को क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। इससे गिजा लैरिंग्स में नहीं दाखिल होते, यानी गिजा लैरिंग्स में नहीं जाएंगी, लैरिंग्स में अगर नहीं जाएगी तो कहां नहीं जाएंगी, ट्रैकिया में नहीं जाएगी। और ट्रैकिया, अब यहां तक बात किसकी हो गई, लैरिंग्स की। यानी हमने कितने हिस्सों की बात कर दी है, हमने हिस्सों की बात कर दी है। उसमें सबसे पहला था नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर यानी नथने, नथनों के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद अंदरूनी नथने, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स के अंदर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। अब लैरिंग्स के बाद यहां वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से की बात हो रही है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, ट्रैकिया। क्या कहा जाता है इसको, ट्रैकिया। ना मैं इसको यहां समझा देता हूं, फिर हम उसको डायग्राम के जरिए और हमारे व्हाइट बोर्ड पे जाके समझेंगे। तो ट्रैकिया में एक सीधी ट्यूब, ट्रैकिया क्या है, तो ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब, यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है ट्रैकिया। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है। तो ये जो सीधी ट्यूब है, ये कौन है, ट्रैकिया, जो एक वस्ती जोफ सद्र। अब ये बहुत अहम लफ्ज है, इसको याद रखना है, मैं इसको समझाऊंगा। क्या है वो, जो कि एक वस्ती जोफ सद्र, वस्ती मतलब मिडल, दरमियान में, बीच का, तो वस्ती जोफ सद्र, तो ये वस्ती जोफ सद्र में होता है। हम बेसिकली सदर जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो इसलिए जो होता है, तो वो हम ये बताने के लिए करते हैं, जो हमारा ये जो सीना है, इस सीने को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये वस्ती जो जोफ है, ये कैसा होता है, तो ये एक तरह का खाली खोखला हिस्सा है, एक जोफ है। तो यहाँ पर याद रखो कि ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे जाके कहां पर हो, कहां तक जाएगी, तो ये जाती है वस्ती जोफ सदर तक, ठीक है। और वस्ती जोफ सदर तक जाने के बाद पांचवें फिखरे तक, अब ये पांचवा होना चाहिए था लेकिन वह पांचवा हो गया, तो वहां पा होना चाहिए, बा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो वैसा पांचवा फिखरे तक पहुंचने के बाद दाएं और बाएं इब्तिदाई ब्रोंकाई है ना, मैंने बताया ना आपको क्या बनता है, ब्रोंकाई। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो दिख रहा है, इसको कहा जाता है इब्तिदाई ब्रोंकाई। तो ये ट्रैकिया यहां तक आई, ट्रैकिया यहां आने के बाद क्या हो गई, दो हिस्सों में तकसीम हो गई, दो ब्रांच में डिवाइड हो गई, दो शाखों में डिवाइड हो गई, दो शाखों में तकसीम हो गई। और उन शाखों को क्या कहा जाता है, उन शाखों को कहा जाता है दाएं बाएं इब्तिदाई ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्राइमरी, क्या कहता है उनको, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है इनको, प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी इब्तिदाई ब्रोंकाई में वो क्या हो जाती है, तकसीम होता है। और उसके बाद हर एक, यानी हर प्राइमरी ब्रोंकाई या इब्तिदाई ब्रोंकाई सानवी, यानी मैंने लिखा है ना सेकेंडरी 2-0, और तीसरे दर्जे है ना टर्शियरी यानी 3-0 दर्जे के ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में तकसीम होता है, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है, इसको मैं और अच्छे अंदाज में आपको वहां समझा देता हूं। तो यहां तक इस बात को समझ लीजिए, जो ग़िज़ा है जब हमारे जिस्म में दाखिल होंगे, जब हम उसको निगलेंगे, तो निगलने के वक्त हवा को रोका, क्योंकि जब हम कोई भी खाना खा रहे हैं उस वक्त क्या होता है, हमको घर पे भी हमको भी ये सिखाया गया है कि खाना खाते वक्त बातें ना करो। खाना खाते वक्त बातें क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसका बड़ा रीजन ये है कि जब हम खाना खाते हैं और बात करते हैं, तो हम हवा यानी सांस भी ले रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं। तो हो सकता है कि हवा और खाना दोनों भी जाके हमारे हलक में, यानी हलक का मतलब यहाँ पर कौन है, लैरिंग्स, वहां जाके क्या हो जाए, अटक जाए, और अटकता है तो हमको ठसका लगता है। तो ये ना हो इसलिए हमको ये सिखाया गया है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, या तो आप खाने पे ध्यान दीजिए या बातों पे ध्यान दीजिए, ये हमको सिखाया गया है। लेकिन फिर भी हम इस तरह की हरकत करते हैं, तो उसमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम ग़िज़ा को निगलते हैं उस वक्त जो ग्लॉटिस है, जो लैरिंग्स है, जो ट्रैकिया है, जहां से सांस जाने वाली है, उसको एक मुरमुरी हड्डी बंद कर देती है, जिसको मैंने ढक्कन बार बार कहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। फिर दूसरी बात हम कर रहे हैं ट्रैकिया, हम ये कह रहे हैं कि वो जो ट्रैकिया है वो एक सीधा ट्यूब स्ट्रक्चर है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि वो सीधा ट्यूब स्ट्रक्चर कहां तक जा रहा है, तो उसको कहा जाता है वस्ती जोफ सदर। वस्ती जोफ सदर का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा सीना है, इस सीने के बीच में, वस्त में,
दरमियान में, वहां तक ये जाता है। और फिर हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड भी होता है, लेकिन इसकी डिवाइड होने की जगह कौन सी है, तो वो है पांचवा फिकरा। पांचवा फिकरा हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर क्या है, हमारे जिस्म के अंदर यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है, और ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, मैं इसको और आपको और अच्छे अंदाज में व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। हमारी क्या बात चल रही है, हमारी बात ये चल रही है कि ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आगे जाके इस तरह से क्या होगा, तकसीम होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये जो हिस्सा है, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये कौन है, ट्रैकिया। तो अजान हो रही है, आप लोगों में से कोई यह ना कहा कि सर अजान के एहतराम में आप रुक जाइए, ये एक अजान हो रही है, इससे पहले एक अजान में मतलब मैं एक अजान और सुन लूंगा। तो यहाँ पर अतराफ में बहुत सारी मस्जिदें हैं, इसलिए बहुत सारी अजानें सुनाई देंगी, तो कोई एक अजान में सुनकर हक अदा कर दूंगा। ठीक है, तो आप में से कोई ज्यादा परेशान ना हो, मैंने एक अजान को मैं कंप्लीटली सुन लिया है। ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो हिस्सा ये कौन है, ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया जब दो ब्रांच में, दो शाखों में तकसीम होता है तो ये क्या बनाती है, ब्रोंकाई। ये क्या बनाती है, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई को क्या कहा जाता है, इब्तिदाई। क्या कहा जाता है इनको, इब्तिदाई। इंग्लिश में इनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जो वो है प्राइमरी। क्या कहा जाता है इनको, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के मामले में दो तीन बातें याद रखना है। पहली बात याद रखना है कि ये जो ट्रैकिया है ये सीधी ट्यूब है, या हम कहेंगे सीधी सीधी क्या है, ट्यूब, और हम कह सकते हैं इसको नाली है। दूसरी बात कि ये जो नाली है ये कहां तक है, तो हम ये कहते हैं कि ये कहां तक फैली हुई है, ये वस्ती जोफ सद्र कहां तक फैली हुई, यानी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है। तो ये जो वस्ती जोफ सद्र है इसके कहां पर है, वस्त में है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं मिड थोरैसिक कैविटी। क्या कहा जाता है उसको इंग्लिश में, मिड थोरैसिक कैविटी। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया सीधी ट्यूब है, कहां तक है, तो वस्ती जोफ सद्र तक है, जिसको क्या कहा जाता है, मिड थोरैसिक कैविटी तक है। नाउ अब ये कि ये डिवाइड होती है, तकसीम होती है, तो ये जिस जगह पे तकसीम होती है जिस्म के अंदर वो कौन सी है, तो वो है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा यानी पांचवा, कहते हैं हम इसको पांचवी या पांचवा कहां पर जाके वो तकसीम हो रही है, पांचवा। तो एग्जाम के और नीट एग्जाम के मुताबिक इसको अहम है, बहुत अहम है, इसको याद रखना है आपको कि जो ट्रैकिया है वो सीधी ट्यूब है। दूसरी बात की जो है कहां तक फैली हुई है, तो वस्ती जोफ सदर, जिसको क्या कहा जाता है, मिड थोरैसिक कैविटी। और फिर ये तकसीम होती है, तो कहां पर तकसीम होती है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा या पांचवा फिकरा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां हैं, हर हड्डी को कहा जाता है फिकरा, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। यहाँ पर सुना होगा कि पहले जो होते हैं वो 7 होती है, जो गर्दन है हमारी, गर्दन में 7 हड्डियां होती है, फिर ये जो हमारा सीना है वहां 12 होती है, फिर ये जो हमारा पेट का रीजन है ना, पेट है, एब्डोमेन है, यहाँ पर होती है 5, फिर नीचे गए तो 1, फिर जो कमर वाला हिस्सा है वहां 1, इस तरह से 26 क्या होती है हमारे पास, फिकरे हड्डियां होती है। तो इसको याद रखना है आपने, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि पांचवें थोरैसिक वर्टिब्रा पे आके वो क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है, और तकसीम होकर वो क्या बनाती है, इब्तिदाई ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई। नाउ तो बच्चों इस लेक्चर को यहां तक मैंने समझा है, अब इससे आगे मैं दूसरा लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन आपको घर बैठकर 2 बातें समझ लेना है। एक तो ये तैयारी करना बहुत आसान है, दूसरा इस तैयारी को करने के लिए आपको अज़्म करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए,
कोई भी हर्डल आए, एग्जाम आगे बढ़े या एग्जाम जल्दी आए, जो भी है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये तय करना है कि भाई मैंने इसकी स्टडी अच्छे से करना है। दूसरा आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरे को अक्सर बहुत सारे स्टेट से कॉल आ रहे हैं जहां पर उर्दू होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही जबान ऐसी है, या हम कह सकते हैं 3 ही जबान ऐसी है जो हर जगह मौजूद है। 3 में भी 2 जबानें हर जगह इस्तेमाल हो रही है, एक है इंग्लिश और एक उर्दू। हिंदी तो कुछ रीजन में नहीं है, हालांकि हिंदी हमारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है ना, फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर आज भी हिंदी नहीं है, वहां पर वो अपनी रीजनल जबान में, लेकिन रीजनल जबान के साथ वो उर्दू को समझते हैं। तो हमारे मतलब ये है, मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमारे पास 2 ही लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और उर्दू। इसका मतलब ये है कि उर्दू पढ़ने वाले तलबा हर जगह मौजूद है, हर स्टेट में मौजूद है, लेकिन उनके रहनुमाई के लिए हो सकता है कि और भी लोग हो या जिनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी अपनी नजर में अब तक उर्दू में पढ़ाने वाले कोई टीचर्स मौजूद नहीं है, और इस तरह के बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस तरह के बच्चों तक इन लिंक्स को पहुंचाइए, उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए, इंशाल्लाह उनका भी फायदा होगा, और साथ ही साथ हमारी जो अक्सर एकेडमी है वो भी ग्रो करते जाएगी, वो भी बड़ी होते जाएगी। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि बहुत आसानी से उर्दू लैंग्वेज में हम बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों को तैयार कर सकते हैं। तो मेरी आपसे आखिर में गुजारिश यही है कि इस चैनल की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, इस पे कमेंट करें, इसको वॉच करें, यहां तक मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर होने वाली एडवर्टाइजमेंट को भी आप देखें, ठीक है, ताकि इससे हमारे को सपोर्ट मिले, हमारे इस चैनल को और ग्रो करने में इस टीम को और आसानियां प्रोवाइड हो। तो दुआओं में भी याद रखिए, साथ ही साथ हमारी मदद भी करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।